हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोथेरेपिस्ट एंड साइकिक सानिया भोजवानी आप सभी का ज्योतिषम द एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने लाए हैं एस्ट्रोलॉजी लर्निंग लेसन नंबर 17। पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है, और दूसरों को बताएं कि किस तरह से जिन्हें बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो ये वीडियोस देख के एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको आपकी कुंडली का एनालिसिस कराना है या फिर एस्ट्रोलॉजी का ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक फ्रेंड्स, आज का मेन टॉपिक रहेगा नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह। नैसर्गिक अगर बोलेंगे तो नैसर्गिक से हमारा मतलब है नेचुरल शुभ और अशुभ ग्रह। नेचुरल में और फंक्शनल में फ़र्क है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। नेचुरल प्लैनेट्स, नेचुरल मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स एंड फंक्शनल मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स, इसमें फ़र्क है। मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये मेरा नैसर्गिक गुण है। बट मैं किसी की बहन भी हूँ, मैं किसी की पत्नी भी हूँ, मैं किसी की माँ भी हूँ, ये मेरा तात्कालिक या फिर फंक्शनल रूप है। इसी तरह से ग्रहों का भी नेचुरल स्वरूप अलग है और फंक्शनल स्वरूप अलग है। फ़िलहाल हम नैसर्गिक यानी कि नेचुरल शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में देखेंगे। हम सभी को पता है 9 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष 9 ग्रहों के आधार पर है। 2 छाया ग्रह हैं और 7 पूर्ण रूप से ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जुपिटर, गुरु, वीनस, शुक्र, सैटर्न शनि, मरकुरी बुध, और 2 राहु और केतु जो कि छाया ग्रह बोले जाते हैं। नेचुरल बेनिफिक्स सिर्फ 2 ही प्लैनेट हैं जो पूर्ण रूप से शुभ कहे जाएंगे हमेशा, जुपिटर और वीनस, गुरु बृहस्पति देव और शुक्र देव। दोनों का ही वर्ण ब्रह्म वर्ण आता है, इसीलिए भी ये नेचुरल बेनिफिक कहे जाते हैं। नेचुरल मेलेफिक देखेंगे, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये होंगे नेचुरल मेलेफिक यानी कि नेचुरली नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह। इनकी क्रूरता की वजह से, इनके क्रूर स्वभाव की वजह से इनको मेलेफिक यानी कि नेचुरल अशुभ ग्रह कहा गया है। अभी इन दोनों ही नेचुरल मेलेफिक और नेचुरल बेनिफिक, इनमें कोई विवाद नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये नेचुरल बेनिफिक हैं। जी हाँ, ये नेचुरल बेनिफिक हैं और ये भी नेचुरल मेलेफिक ग्रह हैं। मगर 2 ग्रह और बाकी हैं, मून, चंद्रमा और मरकुरी यानी कि बुध। यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है? बुध जिस भी ग्रह के साथ होता है कुंडली में, उसी ही ग्रह के स्वभाव का आचरण करता है। अगर बुध आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है तो वो बेनिफिक रिजल्ट देगा, शुभ प्लैनेट के साथ है तो शुभ रिजल्ट देगा। मगर मेलेफिक यानी कि अशुभ प्लैनेट के साथ है तो अशुभ रिजल्ट ही देगा। मगर बुध अगर अलग से पड़ा है, आपकी कुंडली में अकेला है,
तो वो शुभ ही होगा। बुध में खुद इतना बल नहीं है कि वो शुभ या अशुभ कर पाए, इसीलिए वो शुभ ही फल देता है। अभी मून, ये सबसे ही अच्छा, इम्पॉर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है मून के लिए। इसको अलग से मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, हम सभी को पता है कि हिंदू महीने में 30 तारीखें होती हैं। शुक्ल पक्ष 15 तारीखें, जिसे फुल मून कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है, और वो शुभ होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की तारीखों का चंद्रमा शुभ होता है। कृष्ण पक्ष की तारीखों का चंद्रमा अशुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के आसपास है चंद्रमा, तो आप उसको 72 डिग्री के आसपास हुआ, आपकी कुंडली में सूर्य के 72 डिग्री के आसपास हुआ चंद्रमा, तो आप समझ जाइए कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ। अगर आपकी लग्न कुंडली में ये सिचुएशन है तो वो कृष्ण पक्ष है और चंद्रमा वहाँ पर शुभ नहीं कहा जाएगा। अमावस्या का चंद्रमा अशुभ होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ होता है। इसको थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये अलग अलग टाइम्स लिखे हुए हैं। टाइम्स को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ आप डायग्राम देखें। डार्क मून एक तरफ लिखा है, एक तरफ फुल मून लिखा है। जो भी फुल मून है वो पूरा हाफ, दैट इज शुक्ल पक्ष, एंड वो शुभ होता है। और इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है, डार्क है, उसको कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। अमावस्या के इधर का वो 15 तिथियों को अशुभ कहा जाएगा, और राइट हैंड साइड वाली 15 तिथियों को, जो फुल मून है, उन्हें शुभ कहा जाएगा। थोड़ा और समझते हैं विस्तार में। यहाँ देखें तिथियाँ, शुक्ल पक्ष की तिथियाँ दी गई हैं और कृष्ण पक्ष दिखाया गया है कि मून किस तरह से दिखता है। एक और चीज़ छोटे से डायग्राम के माध्यम में दिखाना चाहूँगी। ये डायग्राम मुझे कहीं पर भी मिला नहीं, मैंने बहुत सर्च किया, इसीलिए मैंने इसे रफली खुद यहाँ पर नोटपैड में बनाया है। आप देखें, मैंने एक सर्कल बनाया है, ये पूरा एक सर्कल है। सर्कल के सबसे नीचे मैंने मून लिखा है और सबसे ऊपर मैंने सन लिखा है। ये हमारा ऑर्बिट है, ज़ोडिएक ऑर्बिट, ज़ोडिएक बेल्ट। अगर आप इसको, ये 360 डिग्री है, ये हम सभी जानते हैं। ऊपर सूर्य है, सबसे नीचे मून है, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए। सूर्य और मून में अगर 180 डिग्री का अंतर है तो वो पूर्णिमा होगा। और अगर यहाँ से मून चल के सूर्य के आसपास आ गया, बिल्कुल सूर्य के साथ आ गया, तो उसको अमावस्या बोलेंगे, वो डार्क मून कहलाया जाएगा। यहाँ पर मैंने ये 2 लाइंस बनाई है और यहाँ पर मैंने मेलेफिक लिखा है। ये जो चीज़ है, ये 72 डिग्री के आसपास अगर मून आया सूर्य के, तो वो अशुभ कहलाया जाएगा। बाकी जो भी मून होगा, जो भी डेट्स होंगे डिस्टेंस के, उसको शुभ कहा जाएगा। तो दोस्तों, मून को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको प्रॉपरली इन चीज़ों को समझना होगा जो मैं अभी कह रही हूँ। अगर आप इसको 1-2 बार और सुनेंगे, पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर ही समझ जाएंगे। तो ये थे नेचुरल मैलेफिक, यानी कि नेचुरल, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह। और हमने कंडीशंस देखी बुध की और मून की, कि किस तरह से ये अशुभ और शुभ होंगे। और नेचुरल बेनिफिक्स प्लैनेट, जो कि सिर्फ 2 हैं, जुपिटर और शुक्र। दोस्तों, हम क्रम से यही समझ रहे हैं अभी तक, प्लैनेट्स की ही जानकारी हम अभी तक ले रहे हैं। जब तक अच्छी तरह से प्लैनेट्स के बारे में नहीं समझा लेती हूँ, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आप सभी नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से नोटबुक में लिखें। जिन्हें ABCD भी नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी की, उनको एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगेगी। वो आगे चल के मेरे कम से कम और भी वीडियोस हो जाएंगे। जब 40 to 50 वीडियोस देखने के बाद, समझने के बाद, जब इतने टॉपिक्स मैं कवर कर लूँगी, तब आप अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी को समझने लगोगे। फिर और भी आगे वीडियोस देख कर के आप, जब मैं टॉपिक्स काफ़ी मेजॉरिटी कवर कर लूँगी, तब आप
अच्छी तरह से प्रिडिक्शन भी कर पाओगे। हम कुंडली में भी प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। दोस्तों थैंक यू सो मच। फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि आपको अगर जो भी नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, जिस चीज़ों में आपको समझने में डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, आप इस वीडियो से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं आपको तुरंत समझाऊंगी कि क्या दुविधा है या फिर क्या कन्फ्यूजन है। आपका डाउट तुरंत क्लियर करूँगी। किसी को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। फिर से एक बार कहना चाहूँगी, क्रम से लेसन्स को पढ़ें। ये लेसन नंबर 18 है। लेसन नंबर 1 से देखें। ज्योतिष की हिस्ट्री भी मैंने यहाँ पर दी हुई है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिष जो है इंडिया को कितनी बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, पूरी दुनिया के लिए ये गिफ्ट है। आप इसकी महत्वाकांक्षा को, ये कितना महत्वपूर्ण है इसको ज़रूर समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसके बेनिफिट्स को समझें, इनके फैक्ट्स को समझें। ये एक साइंस है, इसको समझें, इसके जो भी साइंटिफिकल फैक्ट्स हैं उसको समझें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरों को भी शेयर करें ताकि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी को लेकर के डाउट्स हैं, बहुत ही सारे मिथ्स हैं, वो भी लोगों के क्लियर हो जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।